Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of Compteria, we will discuss environment, ecology and biodiversity. We will discuss carbon cycle, water cycle, oxygen cycle, nitrogen cycle. Now before wasting our time, we will start our new lecture phosphorus cycle. फास्फोरस का भंडारण पृथ्वी की चट्टानों में निहित रहता है, इसलिए ये एक औषधि चक्र है। पौधे मिट्टी से ही फास्फोरस ग्रहण करते हैं और भोजन श्रृंखला के माध्यम से पौधे से शाकाहारी जंतुओं और फिर मांसाहारी जंतुओं के शरीर में पहुंचता है। पौधों की पत्तियों के झड़ने, जड़ों के सड़ने, जंतुओं के मलमूत्र और मृत शरीर के विघटन से यह पुनः खनिज रूप में मिट्टी में मिल जाता है, जिसे पौधे पुनः ग्रहण करते हैं। अपरदन द्वारा फास्फेट युक्त चट्टानों का जो अंश समुद्र तल के भीतर निक्षेपित होता है, उसका कुछ भाग तो समुद्र की तली में बैठ जाता है, परंतु कुछ अंश जल में घुलकर तैरता रहता है। इसी जल में तैरते अंश को मछलियां ग्रहण करती हैं, जिससे मछलियों को खाने वाले मनुष्यों के शरीर में भी फास्फोरस पहुंच जाता है, जो पुनः मलमूत्र या मृत शरीर के विघटन के माध्यम से मिट्टी में मिल जाता है। फास्फोरस जीवधारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि यह ऊर्जा संचित करने वाले यौगिक एटीपी, जीटीपी, एनएडी, एनएडीपी, पीएडी और कोशिका कलाओं के निर्माण में भाग लेता है। यह जंतुओं के अस्थि और दांतों के निर्माण में भी भाग लेता है। यह मुख्यतः जीवधारियों के जीवद्रव्य, न्यूक्लिक अम्ल और ऊर्जा युक्त यौगिकों में पाया जाता है। फास्फोरस के मुख्य स्रोत हैं चट्टान में फास्फेट्स, खनिज फास्फेट्स, अस्थियाँ, चट्टानों के अपक्षय और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से भी मृदा को प्राप्त होता है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में फास्फेट्स के रूप में पाया जाता है। पारितंत्र में फास्फोरस का मुख्य निवेश मृदा में स्थित फास्फोरस युक्त खनिजों के अपरदन से होता है। पौधे मृदा से फास्फोरस को आर्थोफास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। उच्च स्तरीय पौधे कवक मूल की उपस्थिति में फास्फोरस का अवशोषण तेजी से करते हैं। ज्वालामुखी के फटने से फास्फोरस चक्र दुष्प्रभावित होता है। नाउ डिस्कस द सल्फर साइकिल। सल्फर का मूल भंडार भी चट्टानों में ही संचित है, इसलिए यह एक औषधि चक्र है। यह गैसीय रूप में भी पाया जाता है। स्वपोषी प्राणियों को सल्फर की प्राप्ति पानी में घुले सल्फेट से होता है, जिसे पौधे पादप प्रोटीन में बदलते हैं। जंतुओं के मलमूत्र या मृत शरीर के विघटन के पश्चात सल्फेट जल में मिल जाता है। थायोबैक्टीरियेसी कुल के रसायन संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा सल्फर को सल्फेट में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है। ये जीवाणु सल्फर को थायोसल्फेट और अंत में H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देते हैं। पौधे अपनी जड़ों से इस सल्फेट को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। नाउ कैल्शियम साइकिल। जैविक क्रियाओं के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें जैव कलाओं, दांतों और अस्थियों का निर्माण होता है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और कार्बन चक्रों में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो हाइड्रोजन चक्र में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी पारितंत्र में जब तक ऊर्जा का प्रवेश और बहिर्गमन संतुलित बना रहता है और विभिन्न भू रासायनिक चक्र व्यवस्थित चलते रहते हैं, तब तक पारितंत्र में साम्यावस्था बनी रहती है। जब कोई पारितंत्र किसी प्रकार के परिवर्तन के पश्चात अपनी मूल स्थिति प्राप्त करने में अक्षम हो जाता है, तो उसमें अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी सघन वन में वृक्षों का कटाव इतनी तीव्र गति से हो कि वन में वृक्षों का पुनर्स्थापना न हो सके, तो इससे अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार से इस यूनिट को समाप्त करते हुए हम अगली यूनिट पर पहुंचते हैं, जैव विविधता,
बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजेन द्वारा सन 1986 में किया गया था। संकल्पना के रूप में इस शब्द का प्रयोग पहली बार कीट विज्ञानी E.O. विल्सन द्वारा किया गया। इन्होंने जैव विविधता शब्दावली का व्यापक प्रचार प्रसार किया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध अमेरिकी जीव विज्ञानी डॉक्टर लवजवाय ने सन 1980 में किया था। जैव विविधता का E.O. विल्सन ने, जैव विविधता का वाल्टर जी रोजेन ने और जीवी विविधता का प्रथम प्रयोक्ता ई लवजवाय और जैव विविधता हॉटस्पॉट का नॉर्मन मेयर्स ने सबसे पहले उपयोग किया था या उसके बारे में प्रयोग करके बताया था। जीव मंडल को बायोलॉजिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में विभिन्न प्रकार के जीवित पौधे और प्राणियों के समुदाय रहते हैं। समान जैविक और अजैविक दशाओं वाले प्राकृतिक पारितंत्र को जीवोम कहा जाता है। बायोम के अंतर्गत आवासों की मौलिक दशाओं के साथ जीवी समुदायों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या बायोम में मिलने वाले पौधों और जीव जंतुओं के प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता की बात करें तो कीटों की 15.33 लाख प्रजातियां, पौधों की 3.69 लाख प्रजातियां, अन्य जानवरों की 2.81 लाख प्रजातियां, कवकों की 0.69 लाख प्रजातियां, प्रोटोजोआ की 30,800 प्रजातियां, शैवाल की 26,900 प्रजातियां, जीवाणु की 48,100 प्रजातियां, वायरस की 1,000 प्रजातियां और प्रोटोजोआ की 30,800 प्रजातियां। वस्तुतः जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गई। इस परिभाषा में एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता और पारिस्थितिकी विविधता सम्मिलित है। इसी आधार पर जैव विविधता के 3 प्रकार माने जाते हैं, जिसमें जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एक जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता है। यह विविधता आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न होती है। जैव विविधता के संरक्षण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता यानी जीन पूल कहलाती है। यदि प्रजातियों में विविधता के बजाय एकरूपता हो अर्थात सभी में एक ही जीन हो तो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के साथ अनुकूलन न कर पाने पर सभी एक साथ नष्ट हो जाएंगे। प्रजाति जैव विविधता स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी यह विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में पौधों और जंतुओं के विभिन्न प्रकारों की संख्या को प्रजाति विविधता कहा जाता है। प्रजाति विविधता जितनी अधिक होगी जैव विविधता भी उतनी ही समृद्ध होगी। जैसे विषुवतरेखीय वर्षावन को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है क्योंकि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला पारिस्थितिक तंत्र है। सर्वाधिक प्रजाति जैव विविधता भूमध्यरेखीय प्रदेश में और विषुवतरेखीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता ये एक क्षेत्र की विविधता या पारितंत्र के आधार पर पाई जाने वाली विविधता है। इसके अंतर्गत जीवों के प्राकृतिक आवास, निकेतों के प्रकारों आदि को सम्मिलित किया जाता है। वस्तुतः पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न जीवी समुदायों के लिए आवासों के स्वरूप और प्रकारों को निर्धारित करता है। पृथ्वी पर कई प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं जिसमें अनेक प्रजातियां एक साथ रहती हैं और क्रियाशील होती है। एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच पाए जाने वाली विविधता को सामुदायिक जैव विविधता या पारितंत्र विविधता कहते हैं। सामुदायिक जैव विविधता ज़्यादा उत्पादक और स्थिर पारितंत्र का निर्माण करती है जो प्राकृतिक पर्यावरण को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है।
किसी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की प्रजातियों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, आहार श्रृंखला भी उतनी ही अधिक लंबी और जटिल होगी। फलतः जैव विविधता उतनी ही ज़्यादा समृद्ध होगी तथा पारिस्थितिक तंत्र भी उतना ही ज़्यादा स्थिर और संतुलित होगा। पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का बने रहना आवश्यक है। इसीलिए किसी प्रदेश की जैव विविधता की समृद्धि पारितंत्र की स्थिरता और संतुलन को निर्धारित करती है। इस प्रकार जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य की द्योतक होती है। जैव विविधता में स्थानिक तथा कालिक परिवर्तन होते रहते हैं। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लोकल लेवल बायोडाइवर्सिटी किसी भी स्थान पर मिलने वाले जीवों की प्रजातियों की संख्या और विविधता, इसे अल्फा विविधता भी कहा जाता है। नेशनल लेवल बायोडाइवर्सिटी किसी राष्ट्र या बड़े क्षेत्र की जैव विविधता, जैसे भारत, चीन, वियतनाम आदि की जैव विविधता, इसे बीटा विविधता भी कहा जाता है। वैश्विक जैव विविधता ग्लोबल लेवल बायोडाइवर्सिटी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता, जैसे कि एशिया, यूरोप आदि की जैव विविधता। भूमध्य शिखरी रेखी वन, इसे गामा विविधता भी कहा जाता है। जैव विविधता का मापन करने के लिए प्रजाति की संख्या और समृद्धि के आकलन से है। इसके तहत क्षेत्र में विशेष दो प्रकार का आकलन किया जाता है: प्रजातियों की प्रचुरता का आकलन और प्रजातियों में क्षमता का आकलन। जैव विविधता के मापन का प्रथम सफल प्रयास लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के पास पॉल विलियमसन, क्रिस हम्फ्रीज और डिक वैन राइट ने किया और वर्ल्ड मैप नामक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसके द्वारा निम्नलिखित कार्य होंगे, जिनमें निम्न कार्य है: किसी क्षेत्र की जैव विविधता का मानचित्रीकरण और प्रजातियों के पारिवारिक इतिहास की व्याख्या। जैव विविधता का सापेक्ष अध्ययन करने के लिए मानचित्रीकरण यानी मैपिंग बहुत ही आवश्यक होता है। जैव विविधता के मापन की तीन विधियां हैं। अल्फा विविधता किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या अल्फा विविधता कहलाती है। इसमें किसी पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या और आनुवंशिकता के आधार पर उनमें पाई जाने वाली समरूपता का आकलन किया जाता है। इससे क्षेत्र विशेष में प्रजाति की समृद्धता की स्थिति का पता चलता है। इस मापन से यह पता चल जाता है कि प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है या नहीं। इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। बीटा विविधता किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता कहा जाता है। इससे पर्यावरण प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना करके यह देखा जाता है कि समुदाय से प्रजातियों का कितना पलायन हुआ है। प्रवणता के साथ प्रजातियों के विस्थापित होने की दर को बीटा विविधता कहते हैं। पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन होने पर प्रजातियां अनुकूल परिस्थिति वाले क्षेत्रों की ओर पलायन या प्रतिस्थापन करती रहती हैं। गामा विविधता किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का ज्ञान गामा विविधता कहा जाता है। इससे आवासों की विषमता या विभिन्नता का पता चलता है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले पर्यावरण पारिस्थितिकी और जैव विविधता के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा जैव विविधता की प्रवणता, जैव विविधता के तप्त स्थल, विश्व के हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, प्रजाति विलोपन, जैव विविधता के ह्रास के कारण, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघों की व्याख्या। इस प्रकार से आज हमने जैव विविधता के बारे में बहुत ही आकर्षक लेक्चर पर चर्चा की। कॉम्टेरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है। कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। UPSSC, PET, UP PCS और ऑल स्टेट PCS के लिए पर्यावरण पारिस्थितिकी और जैव विविधता के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे लेक्चर्स में से ज़रूर आएंगे। आप इसको बराबर देखते रहें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से इम्पॉर्टेंट कंसेंट PDF डाउनलोड करना न भूलें। एक वृक्ष ज़रूर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं और सुरक्षित रहें। आगामी परीक्षाओं में भी सहायक होगा। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। केंद्र सरकार ने आज
सी टेट एग्ज़ाम की अवधि 7 साल से हटाकर आजीवन कर दी है। तो जो भी व्यक्ति सी टेट पास हों उन्हें अब दोबारा सी टेट देने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। सी टेट की अवधि सामान्यतः 7 वर्ष की रहती है, लेकिन अब केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय मंत्री ने सूचित किया है आज नोटिस द्वारा कि सी टेट की अवधि अब आजीवन कर दी जाती है। और 2011 सन से जिसने भी सी टेट पास किए हैं ये 2011 से लागू हो जाएगा। तो बहुत अच्छी खबर है। कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स को नित्य निरंतर देखते रहें। कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।